नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह द रेवोल्यूशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का 24वां चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम प्रमुख रूप से बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य किस तरीके का था। इसके साथ-साथ भारतीय सामाजिक परिदृश्य को भी देखेंगे। एक क्रांतिकारी भावना जो भारतीय लोगों के भीतर काफी समय से विद्यमान थी, लेकिन इस समयावधि में वो कहीं ना कहीं थम सी गई थी। और फिर 1943 से लेकर के 1946 के बीच में कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिससे लोगों की वह भावना ब्रिटिश सरकार के विरोध के स्वरूप बिल्कुल प्रखरता से निकल करके सामने आती है। नया अध्याय है, पूरे अध्याय का एक व्यू देखते हैं। इस पूरे अध्याय में हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, धैर्य के साथ में मेरे साथ बना रहना है और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, चीज़ों को बड़े आराम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हम पूर्व में करते चले आए हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय विप्लव के 2 पहलुओं के बारे में। 2 पहलुओं की जब भी बात हम करें, राष्ट्रीय विप्लव यानी राष्ट्रीय विद्रोह, जो एक रिवॉल्यूशन सा पैदा होता है यहाँ से, तो उसके पीछे की 2 विचारधारा बोल सकते हैं, उसके पीछे के 2 कारक बोल सकते हैं, वो क्या थे? उनके बारे में बात होगी। और फिर ये चीज़ें जब बदलने लगती हैं, लोग क्रांतिकारी विचारधारा की तरफ फिर से अग्रसर होते हैं, ब्रिटिश सरकार का मुखरता से विरोध किया जाता है, तो फिर धीरे-धीरे यहाँ से सरकार का जो परसेप्शन है, वो बदलता है भारत के प्रति। तो फिर हम बात करेंगे सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन कैसे हुआ, उसके पीछे के रीज़न क्या थे। फिर कांग्रेस का चुनाव अभियान देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा जब चलाया गया, उसके फलस्वरूप भी 3 अलग-अलग घटनाएँ होती हैं। बिल्कुल बैक टू बैक आप देखते हैं 1945 फिर 46 में 2 घटनाएँ होती हैं। 2 घटनाएँ तो डायरेक्टली आज़ाद हिंद फ़ौज के जो भी युद्धबंदी थे, सिपाही थे, क्रांतिकारी थे, उन पर जो मुकदमा चलाया जा रहा था, उससे डायरेक्टली रिलेटेड थी। तो इन घटनाओं से भी कहीं न कहीं जो जन आक्रोश है, वो ब्रिटिश सरकार के प्रति यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और चुनाव के नतीजे क्या रहे, कांग्रेस के चुनाव के नतीजे, जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी, उसमें कौन-कौन से व्यक्ति के पास कौन-कौन सा विभाग था, इन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा जो अध्याय है, थोड़ा-सा बड़ा है, लेंदी है, तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज का जो पार्ट है, वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, राष्ट्रीय विप्लव के 2 पहलू, सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन और यहाँ से होते हुए कांग्रेस चुनाव के नतीजे किस तरीके के रहते हैं, अंतरिम सरकार का गठन, यहाँ तक। फिर इसके बाद में ये जो 3 टॉपिक हैं, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1943 के समय तक भारत छोड़ो आंदोलन कमजोर सा पड़ गया और इसके कमजोर पड़ने से लेकर के 1945 में जो धुरी राष्ट्र थे, जैसे हम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो हम 2 ग्रुप देखते हैं। एक धुरी राष्ट्र का ग्रुप, एक है आपका मित्र राष्ट्र जिनको आप कहते हैं। धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान, और मित्र राष्ट्र में आपका जो ब्रिटेन था वो भी सम्मिलित था, यूएसए था, ठीक है? और आपका रसिया था, है ना? तो ये जो है मित्र राष्ट्रों का ग्रुप था, ये धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली, जापान। तो 1943 के समय तक जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, वो थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ता है और यहाँ से लेकर के 1943 से लेकर के 1945 में धुरी राष्ट्रों का पतन जब होता है, तब तक भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो बिल्कुल शांत-सा दिखाई देता है। लेकिन ये बाहरी रूप से शांत था। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय लोगों के मन में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का अंत हो चुका था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहर की तरफ जो भी गतिविधियाँ थीं, वो थोड़ी-सी शांत हो गई थीं, लेकिन लोग जो है, वो ब्रिटिश सरकार के प्रति जो विरोध की भावना थी, जो द्वेष की भावना थी, उनके पास उनसे जो असंतोष की भावना थी, उससे भरे हुए बैठे थे। लेकिन आंतरिक रूप से यहाँ हम देखते हैं कि युद्ध जनित समस्याएँ, इनके कारण जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। जैसे अंग्रेजी शासन जो था, वो तमाम कोशिशों के बाद भी रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन वैसे भी फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो गया था। उधर की उसकी खुद की भी अपने देश की कुछ प्रॉब्लम थी, समस्याएँ थीं, और इधर से उसको पूरे के पूरे भारत को मैनेज करना था, तो वो इन समस्याओं को रोक भी नहीं पा रहा था। तो यहाँ से फिर आते हैं राष्ट्रीय विप्लव की तरफ। राष्ट्रीय विप्लव के 2 पहलू देखते हैं। इस समय जो गवर्नमेंट थी, यानी गवर्नमेंट जहाँ पे भी यूज़ करूँगा मैं शब्द, वो ब्रिटिश सरकार के लिए है। तो इस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, कांग्रेस और लीग, ये 3 पक्ष हो गए। एक ब्रिटिश सरकार होगी, कांग्रेस होगी, लीग, तीनों अपने-अपने ढंग से समझौते करते रहे। कभी कांग्रेस और लीग को एक साथ लाने का प्रयास किया गया, कभी तीनों की मीटिंग्स हुई, लेकिन किसी भी एक वांछित परिणाम की ओर नहीं यहाँ पर कदम बढ़ सके। इससे क्या हुआ? सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा मिला, और जिसका परिणाम आगे के अध्याय में आप देखेंगे कि ये परिणाम जो था, देश के विभाजन के रूप में यहाँ पे परिलक्षित होता है। दूसरा पहलू, श्रमिकों की बात करें, किसानों की बात करें, राज्य के लोगों की बात करें, इनके द्वारा असंगठित, स्थानीय और उग्रवादी जन प्रदर्शन किए गए, और इन प्रदर्शनों ने कहीं न कहीं पूरे देश में अपनी जो धाक थी वो जमाई और राष्ट्रव्यापी रूप धारण करने का काम किया। ये सारी घटनाएँ जब हो रही थीं,
इधर से जो सरकार हो गई, कांग्रेस हो गई और लीग हो गई, इन तीनों का जो मंतव्य था वो नहीं मिल पा रहा था। लीग की अपनी कुछ डिमांड्स थी, कांग्रेस कुछ अलग तरीके से अपना काम करना चाहती थी और ब्रिटेन अपनी कुछ अलग मंशाएँ लेकर के बैठा हुआ था। तो यहाँ पर इनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं हो पाता है और दूसरी तरफ चाहे श्रमिक हों, किसान हों, राज्य के अन्य लोग हों, वो एक तरह से जन प्रदर्शन करने लग जाते हैं और विद्रोह करने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए सरकार की जो मानसिकता थी उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन आता है। सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन के प्रमुख कारकों को हम देखेंगे। पहला कि युद्ध समाप्ति के बाद में ब्रिटेन महाशक्ति नहीं रहा, ठीक है? और अमेरिका और रूस जैसी 2 महान शक्तियाँ यहाँ पे निकल कर के सामने आती हैं। यानी ये 2 कंट्री थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। ये 2 महान शक्तियों के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उभरते हैं। और इसके साथ-साथ एक फैक्टर ये भी था कि अमेरिका और रूस दोनों भारत की स्वतंत्रता का समर्थन भी कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटेन कमजोर हो रहा था, दो अलग पावर वैश्विक स्तर पर ऊपर उठ रही थी और वे दोनों उभरती हुई शक्तियां भारत की स्वतंत्रता का समर्थन भी कर रही थी। पहला कारक था जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार की जो मानसिकता थी, ब्रिटिश सरकार का जो परसेप्शन था, वो बदल रहा था। इसके बाद दूसरा कारक देखते हैं, ब्रिटेन में नई सरकार बनी थी और ये जो नई सरकार थी, ये लेबर पार्टी की सरकार थी और पहले की पार्टी के सापेक्ष इस लेबर पार्टी का जो रुख था भारत के प्रति, वो थोड़ा-सा सहानुभूतिपूर्ण था। ब्रिटेन के सैनिक हतोत्साहित हो रहे थे, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी। दक्षिण-पूर्वी एशिया की अगर बात करें और दक्षिण-पूर्वी एशिया में भी विशेष रूप से वियतनाम और इंडोनेशिया की बात करें, तो यहाँ पर साम्राज्यवाद विरोधी माहौल लगातार बनता चला जा रहा था। अंग्रेज़ों का भय ये था कि ये सारी स्थितियां जो बन रही हैं, इनका फायदा उठा करके कांग्रेस कहीं दोबारा से नया आंदोलन प्रारंभ न कर दे। इस वजह से उसका जो रुख था, उसका जो रवैया था, पूर्व की अपेक्षा थोड़ा सा नरम होता है भारत के प्रति। जुलाई 1945 लेबर पार्टी सत्ता में आती है, ब्रिटेन के नए पीएम बनते हैं क्लीमेंट एटली और भारत सचिव बनता है पैथिक लॉरेंस। अगस्त 1945 केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के चुनावों की घोषणा की जाती है और सितंबर 1945 में युद्ध के बाद एक संविधान सभा गठन करने का सरकार फैसला लेती है कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तो क्या करेंगे, अगस्त में हम चुनाव कराएंगे केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के और उसके बाद में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। इसके बाद में कांग्रेस के चुनाव अभियान और आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस का इन चुनावों के लिए जो चुनाव प्रचार था, उसका जो मेन मोटिव था, वो क्या था? वोट तो पाना ही है, ठीक है? भाई चुनाव की जब बात हो रही है, तो वोट तो पाना ही पाना है, लेकिन वोट पाने के प्रयास के साथ-साथ इनका उद्देश्य ये था कि लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जागृत भी करते रहें। लोगों के अंदर ब्रिटेन के प्रति, अंग्रेजी सरकार के प्रति जो गुस्सा है, उसको कम ना होने दें, उसको भड़काते रहें। राष्ट्रवादियों द्वारा 1942 के आंदोलन के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों की जम करके आलोचना की जाती है। उन सभी प्रांतों में सरकार की स्थापना लगभग पक्की हो गई जहाँ पे ब्रिटिश दमन ज़्यादा बर्बर था। यहाँ पर ज़्यादा बर्बरता के साथ में ब्रिटिश सरकार ने लोगों पर अत्याचार किए, लोगों पर बर्बरता का जो है एक तरीके से कह सकते हैं बर्बरता का व्यवहार किया। तो जहाँ पे ज़्यादा अड़ियल रुख रहा ब्रिटिश सरकार का, वहीं पर कांग्रेस को ज़्यादा सफलता मिली। ब्रिटिश सरकार पर कांग्रेस के साथ कोई न कोई सम्मानजनक समझौता करने का प्रेशर भी यहाँ से बढ़ने लग जाता है। 1945 में बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और कांग्रेस के इस अधिवेशन में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। इससे पहले सरकार कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय ले चुकी थी। तो एक तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा था कहीं न कहीं लोगों की भावनाओं को भड़काने का और लोग जो जन आक्रोश पर उतर आए थे, उसके पीछे के ये 2 रीज़न भी महत्वपूर्ण थे। सरकार कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय ले चुकी थी और दूसरा इन्होंने क्या किया कि लाल किले में एक साथ एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख को एक ही कटघरे में खड़ा करके मुकदमा चलाया गया। तो कहीं न कहीं भारतीय समाज में तत्कालीन समय में जो लोग थे, उन पर एक मैसेज गया। किसका? कि ये मुसलमान सोच रहे हैं ये हमारा भी भाई है, हिंदू ये हमारा भी भाई है, सिख ये हमारा भी भाई है। तो लोगों को एक तरह से इसने लोगों को कनेक्ट करने का काम किया। मुकदमे में भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इन आज़ाद हिंद फौज के जो कैदी थे उनके समर्थन में वकालत की थी। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति बनाई
इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज राहत एवं जांच समिति बनाने का काम भी कांग्रेस के द्वारा किया गया। 1 से 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद फौज सप्ताह का आयोजन किया गया और 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस भी मनाया गया। सिपाहियों के बचाव के लिए प्रबल जन आंदोलन हुए, लोगों में गुस्सा था, जिसके प्रमुख केंद्रों की अगर हम बात करें जहां सबसे ज्यादा विद्रोह देखने को मिला, आंदोलन देखने को मिला, तो वो थे दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंस। जिन राजनीतिक दलों ने युद्धबंदियों का समर्थन किया उसमें से अगर हम देखें तो कांग्रेस ने भी इन लोगों का समर्थन किया, मुस्लिम लीग ने भी किया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, यूनियनवादी लोग हो गए, अकाली जस्टिस पार्टी हो गई, आरएसएस हो गया, हिंदू महासभा हो गई, सिख लीग, ये ऐसे प्रमुख राजनीतिक दल थे जिनके द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे उनका समर्थन किया गया। ब्रिटिश राज के परंपरागत समर्थक माने जाने वाले सरकारी कर्मचारी और सशस्त्र सेनाओं के जो लोग थे वो भी इस घटना को देख करके सरकार के खिलाफ हो गए। सरकारी कर्मचारी, आपने पिछले के अध्यायों में ये देखा है कि जब भी कोई आंदोलन हुआ, जब भी कोई विप्लव हुआ, तो जो भी सरकारी वर्ग था, भारतीय लोग ही थे, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत नौकरी करते थे, तो वो तटस्थ बने रहे। उन्होंने ना तो भारतीयों का फ़ेवर किया और ना ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार का फ़ेवर किया। मतलब खुद को एक तरीके से एक न्यूट्रल वे में उन्होंने रखा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, सरकारी जो कर्मचारी थे वो भी इन युद्धबंदियों के समर्थन में आए और जो सशस्त्र सेनाओं में भर्ती सिपाही थे, उन्होंने भी इनका समर्थन किया। 1945-46 में विद्रोह की 3 घटनाएँ होती हैं, जो कहीं न कहीं इस समय पर जो जनाक्रोश था उसको भड़काने का काम करती हैं। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा को लेकर के कलकत्ता में विद्रोह हुआ। छात्रों के द्वारा यहाँ पे विद्रोह किया गया था, ठीक है? 21 नवंबर 1945 को कलकत्ता में ही आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी राशिद अली को 7 साल का कारावास सुनाया गया था और ये घटना हुई थी 11 फरवरी 1940। इसको लेकर भी लोग भड़क गए थे। और बम्बई में ही हुआ था रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, ठीक है? भारतीय शाही नौसेना विद्रोह जो था, उसके नाविकों की हड़ताल हो गई थी यहाँ पे 18 फरवरी 1946 को। इन सभी विद्रोहों का एक त्रिस्तरीय एक समान पैटर्न रहा। ये जो तीनों घटनाएँ हैं, ये बिल्कुल एक ही पैटर्न पर काम करी। तो वो पैटर्न समझते हैं, क्या पैटर्न था? पहला पैटर्न या पहला चरण समझिए, छात्रों या नाविकों के किसी समूह के द्वारा अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर देना और फिर सरकार के द्वारा उनका दमन किया जाना और उस दमन की प्रतिक्रिया स्वरूप फिर छात्रों के द्वारा या लोगों के द्वारा आंदोलन किया जाना। 21 नवंबर 1945 को छात्रों के द्वारा कलकत्ता में एक प्रदर्शन किया गया और पुलिस की गोलियों से इस प्रदर्शन में 2 छात्रों की मृत्यु हो गई। तो स्थिति जो है यहाँ पे काफ़ी बिगड़ गई थी। रॉयल इंडियन नेवी की हड़ताल या जो विद्रोह था उसके कारण देखेंगे तो जो ब्रिटेन की रॉयल इंडियन नेवी थी उसमें भारतीय लोगों के साथ में नस्लवादी भेदभाव किया जाता था। उनको ऐसा भोजन दिया जाता था जो खाने योग्य नहीं होता था, जबकि सह उनके साथ में काम करने वाले जो ब्रिटेन के लोग होते थे उनको अच्छा भोजन मिलता था और उनसे अच्छी तरीके से व्यवहार किया जाता था। इसी में क्या हुआ, रॉयल इंडियन नेवी के ही सिपाही नाविक इनको बोल सकते हैं, बीसी दत्त इनका नाम था। इन्होंने जहाज पर दीवार जो जहाज की जो दीवारें होती हैं उन पर क्या लिख दिया, उन पर भारत छोड़ो लिख दिया, भारत छोड़ो अंग्रेजों, इस तरीके से उस पे लिख दिया। जहाज का नाम था HMIS तलवार। तो इसके कारण इनकी गिरफ्तारी हुई और इसके साथ-साथ इंडोनेशिया में भारतीय सेना का जो प्रयोग किया जा रहा था ब्रिटेन के द्वारा, उसकी वापसी की माँग लोगों के द्वारा की गई और आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। ये पहले चरण की कुछ ऐसी त्वरित चीज़ें थी जिन्होंने लोगों की जो भावनाएँ थीं, लोगों का जो आक्रोश था उसको भड़काने का काम किया। दूसरे चरण में क्या हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये 3 चरण बताने का मतलब क्या है कि यहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई और दूसरे चरण में पूरे शहर के लोग जो थे वो इनकी डिमांड में शामिल हो जाते हैं, इन आंदोलनकारियों की माँगों में शामिल हो जाते हैं और तीसरे चरण में ये जो भावना है, ब्रिटिश विरोधी भावना जो है, ये पूरे देश में या तो उसके जो अलग-अलग हिस्से हैं, वहाँ पे भी फैल जाती है और वहाँ के लोगों के द्वारा आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति और एकजुटता की अभिव्यक्ति की जाती है। तो जो भी 3 घटनाएँ हुईं, उन तीनों का पैटर्न यही रहा। वो घटना एक जगह से स्टार्ट हुई, एक जगह से स्टार्ट होकर के कुछ लोगों का सपोर्ट यानी जो स्थानीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोगों का सपोर्ट उनको मिला और फिर उसके विरोध में देश में अलग-अलग स्थानों पर आंदोलन हुए। तो ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पे जारी था। विद्रोह की तीनों घटनाओं की शक्ति और उनका प्रभाव देखते हैं। जनमानस में एक बेखौफ लड़ाकूपन अभिव्यक्ति यहाँ से होती है। शाही नौसेना विद्रोह को लोगों ने ब्रिटिश शासन की पूर्ण समाप्ति की तरह देखा। जब शाही नौसेना विद्रोह हुआ तो लोगों को लगा कि अब ब्रिटेन जो है वो हार जाएगा, अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, भारत स्वतंत्र हो जाएगा और इसी वजह से जिस दिन ये शाही नौसेना विद्रोह हुआ, स्थिति को लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की तरह सेलिब्रेट किया। सरकार कुछ रियायतें देने को इसके बाद में मजबूर होती है। 1 दिसंबर 1946 को आज़ाद हिंद फौज के केवल उन सैनिकों पर मुकदमा चलाने की घोषणा की जाती है, जिन पर किसी व्यक्ति की हत्या है या कोई बहुत बड़ा आरोप है, क्रूर आरोप है।
ठीक है? जनवरी 1947 में पहले चरण के सैनिकों में जिन सैनिकों को सज़ा दी गई थी, उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है और जिन भारतीय सैनिकों को बाहरी देशों से बुलाने की माँग हो रही थी, उन सैनिकों को भी बाहरी देशों से भारत बुला लिया जाता है और जनवरी 1946 में भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय भी सरकार के द्वारा लिया जाता है। ये कुछ रियायतें सरकार को इसलिए देनी पड़ी क्योंकि सरकार स्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि इन विद्रोहों को पूर्ववर्ती घटनाओं से इस आधार पर हम अलग कर सकते हैं कि इसमें विरोध प्रदर्शन का तरीका पहले से अलग था। विद्रोह पहले भी होते रहे थे और ये भी एक अपनी तरह का विद्रोह था। लेकिन ये उन विद्रोहों से अलग था। अलग इसलिए था क्योंकि पूर्ववर्ती घटनाओं में राष्ट्रीय अखंडता की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति होती थी। पहले जो भी बातें ब्रिटिश सरकार के सामने रखी जाती थी, तो वहाँ पर हिंसा-विंसा का सहारा नहीं लिया जाता था। वहाँ पर सीधे एक अनुनय विनय की नीति का पालन किया जाता था। लेकिन इस समय ये बात करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। वो सीधे ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ कर फेंक देना चाहते थे। तो यहाँ से ये देखने को मिलता है कि इन विद्रोह में सत्ता को, ब्रिटिश सरकार की जो सत्ता थी, उसको सीधे हिंसक तरीके से चुनौती देने का काम किया जाता है। चुनाव हो जाते हैं, चुनाव के नतीजे देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो परफॉर्मेंस रहा, प्रदर्शन रहा, उसके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस को 91% गैर मुस्लिम मत प्राप्त होते हैं। पूरे जो गैर मुस्लिम मत थे उनका 91% कांग्रेस को मिलता है और इधर देखते हैं मुस्लिम लीग को, तो जितने भी मुस्लिम वोट थे, उन मुस्लिम वोट्स का 86.6% जो वोट्स हैं, वो मुस्लिम लीग को जाते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका की 102 सीटों में से 57 सीटें जो है वो कांग्रेस जीतती है और बंगाल, सिंध, पंजाब को छोड़ करके लगभग जितने भी प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, उनमें सभी में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता है। मुस्लिम लीग के बारे में देखें तो मुस्लिम लीग के लिए 30 सीटें रिजर्व थीं और 30 सीटों पर मुस्लिम लीग का कब्जा होता है। बंगाल और सिंध में जहाँ पर कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, वहाँ पर मुस्लिम लीग को बहुमत मिलता है और मुस्लिम लीग यहाँ से मुसलमानों की एक मुख्य पार्टी बन करके सामने आती है। पंजाब में यूनियनवादी कांग्रेस, अकाली गठबंधन और खिज़्र हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाई जाती है। पंजाब में एक मतलब कह सकते हैं हम गठबंधन की सरकार बनी थी। किस-किस के सहयोग से? यूनियनवादियों के सहयोग से, कांग्रेस के सहयोग से, अकाली गठबंधन के सहयोग से और जिसका प्रमुख बनाया गया था खिज़्र हयात खां को, ठीक है? चुनावों में कुल जनसंख्या का केवल 10% हिस्सा ही मताधिकार का प्रयोग कर पाया और अगर केंद्रीय व्यवस्थापिका के चुनावों की बात करें तो केवल 1% भाग ही मताधिकार योग्य माना गया। तो यहाँ पर प्रमुख बात ये है कि चुनाव तो हुए, कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एक कमी रही कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का यहाँ तक। इससे आगे की चीज़ों को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रहा है। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है? जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, अगर पसंद आता है तो ही लाइक करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर किसी सुधार की ज़रूरत है तो अपना जो भी फीडबैक है वो ज़रूर दें। लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, जब आप ज़्यादा लाइक करेंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड की जाएगी यूट्यूब के द्वारा। आप लाइक नहीं करेंगे तो यूट्यूब इसको बेकार का कंटेंट समझ के ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड नहीं करेगा। तो इतना काम अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर किया कीजिए, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।